हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग कम पढ़िए लेकिन एक सेट का प्रैक्टिस जरूर दीजिए। हमारे चैनल पे आज एडिटोरिया के बुक से टेट से 8 का डिस्कशन कराया जा रहा है। तो जो ये पहले हमारे चैनल पे 7 टेट से तक का डिस्कशन कराया जा चुका है एडिटोरिया के बुक से प्लेटफॉर्म के बुक से, जो वॉल्यूम 1 से हम लोग टोटल 24 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर चुके हैं। और वॉल्यूम 2 से भी हम लोग 8 टेस्ट सीरीज तक का डिस्कशन कर चुके हैं। और पुराने वाला जो बुक था प्लेटफॉर्म के, इससे भी हमारे चैनल पे वीडियो डाला गया। तो जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और हर एक वीडियो के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है, उस फैक्ट पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और वो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए। और एक टेस्ट से जरूर मारिए। और जो आरआरबी एलपी के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग कमेंट करिए कि कौन से बुक से इसका प्रैक्टिस सेट कराया जाए। इसका भी हम लोग जल्द ही हमारे चैनल पे इसका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में एक डेली टेट सीरीज अभी तुरंत ही आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। एसपीडी के बुक से जो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी के एग्जाम में, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए और उनको भी बताइए कि हमारे चैनल पे वीडियो डाला जा रहा है, वो लोग देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आज टेट सीरीज 8 का डिस्कशन करते हैं जो एडिटोरिया के बुक से है। तो चलिए टेट सीरीज 8 का हम लोग आज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया। तो प्रांतों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे, इनका निर्वाचन कैसे किया गया। तो प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो संविधान सभा की जो गठन हुआ था ये किस कमेटी के किस कमेटी के तहत हुआ था, कौन से किस, तो ये कैबिनेट मिशन सुझाव पे हुआ था। कौन से मिशन सुझाव पे हुआ था, तो कैबिनेट मिशन पे हुआ था। कब आया कैबिनेट मिशन, कब आया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। और यही कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया पूरी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो किस देश में हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अमेरिका जो है ये विश्व का पहला लिखित संविधान था यहाँ पे, जो कब कब अपनाया गया था, तो अमेरिका में 1788 में अपनाया गया था। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान जो है क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और विश्व का सबसे प्रथम संविधान किसका है, तो यूएसए का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो 73वां जो संविधान संशोधन है ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसी के लिए आप लोग को मालूम है कि 24 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बार पीछे वाला भी कई बार क्वेश्चन में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो कौन सी समिति ने की थी, तो अशोक मेहता समिति ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय किया था। और बलवंत राय मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। और इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था अशोक मेहता समिति का अगर गठन पूछे कब किया गया था, तो 1977 में किया था। अपना रिपोर्ट ये कब प्रस्तुत किए थे, तो 1978 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली एवं न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। और इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो इसमें जोड़ी गई थी 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो डोगरी जोड़ी गई थी, मैथिली जोड़ी गई थी, एवं बोरो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया था। अच्छा, ये कौन से अनुसूची में जो भाषा है कौन से अनुसूची में रखा गया? तो 8वीं अनुसूची में राजकीय भाषा को रखा जाता है। और वर्तमान में कितनी राजकीय भाषा है? तो वर्तमान में जो है ये 8, वर्तमान में जो है कुल 22 भाषाएं जो है ये राजकीय भाषा की मान्यता मिली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो कितने के द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का जो नामांकन है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और ये कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद, ये राज्यपाल जो करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ये अनुच्छेद 171 के तहत करते हैं। और ये जो राज्यपाल के द्वारा जो सदस्यों का निर्वाचन नामांकन किया जाता है ये कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्तियों को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कौन वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी। अच्छे, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यह 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था अपने संविधान में, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया और भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री का प्रावधान है वहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये वर्तमान में कहां कहां पे है? तो वर्तमान में जो दिल्ली के राष्ट्रपति हैं और पुदुचेरी के हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के जो राष्ट्रपति हैं इनका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका निर्वाचन जो है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अशोक के काल में पाटलिपुत्रा निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्रा जो है ये किस प्रांत की राजधानी थी? तो ये प्राचीन प्रांत की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर डी। अशोक का जो प्रांत था ये 5 भागों में विभाजित था। उत्तरापथ जिसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। अच्छा, अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। दक्षिण पंथ की राजधानी कहाँ थी? तो सुवर्णगिरी थी। और पारची या पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु सभ्यता में के किस स्थल में स्वातिक चिन्ह मिला है? तो कहां से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगरों में एक हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा अभी कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो पाकिस्तान में ये कहाँ स्थित है? ये तो पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका जो उत्खनन है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्खनन है 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही
कौन सा युग्म सही सुमलित है? तो कौन सा इसमें से सही सही सुमलित है? तो विनय पिटक में बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या, ये गलत है। विनय पिटक में इसमें बौद्धों के जो थे, ये विनय पिटक में किसका चर्चा किया गया है? तो इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। तो पहला नंबर गलत है। दो नंबर क्या है? सूता पिटक। सूत पिटक में जो है, सूत पिटक में किसके चर्चा किया गया था? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें 2 नंबर क्या है? सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। और अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक में इसमें महात्मा गांधी के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पूर्व मध्यकाल में कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो कौन से दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो राष्ट्रकूट ने लिया था। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कनौज के लिए जो थे प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल के बीच जारी संघर्ष के बीच राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हस्तक्षेप किया एवं वत्सराजा एवं धर्मपाल को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इलतुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए। 1225 ईस्वी में इलतुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया था और मलिक अलाउद्दीन जानी को इलतुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या सिद्धांत को निषेध कर दिया? तो किसने किया था? तो जैलुद्दीन आबिदीन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। जैलुद्दीन आबिदीन को अपनी उदार जन कल्याणी और नीतियों के अनुसार इन्हें, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? तो अब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसी के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। डेनिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री जो थे ये वैंकूवर में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर वैंकूवर में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर ए। डेनिश ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में कब आई थी? तो ये भारत में इनका आने का कार्यक्रम क्या था? तो 1616 ईस्वी में आई थी और इन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री है ये तंजौर के, ये कैंटूर जो कहाँ स्थित है, ये आप लोग को मिला होगा कहीं, तंजौर में। तंजौर जो है तमिलनाडु में स्थापित स्थित है और इनकी जो दूसरी फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित हुई थी? तो इनकी दूसरी फैक्ट्री है 1776 ईस्वी में श्रीरामपुर, जो बंगाल में स्थित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो मराठा पेशवा कौन था? तो बाजी राव। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पानीपत का जो तृतीय युद्ध बाजी राव के समय में हुआ था और यह जो युद्ध है ये 14 जनवरी 1976 को, 14 जनवरी 1771 को हुआ था। ये अगर एग्जैक्ट पूछे तो कब डेट हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को हुआ और यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ था और इसी में क्या हुआ था? तो मराठों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था जो ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, वर्ष 1946 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे इटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशिष्ट मंडल भेजने की घोषणा की थी, जिसके सदस्य कौन कौन से थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टोफेड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे।
और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो भारत में शांतिपूर्वक सत्ता के हस्तांतरण के संभावनाओं की तलाशना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नेशनल नेशनल हेराल्ड पत्र जो अंग्रेजी में की पत्रिका है का संपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका जो संपादन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार के महाअधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? तो किसने दिया था? बलदेव सहाय ने दिया था। ऑप्शन नंबर ई। बिहार में अगस्त क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1942 को हुई थी। और इसके में राजेंद्र प्रसाद, मथुरा प्रसाद, कृष्णा सिंह एवं अनुग्रह नारायण सिंह आदि व्यक्तियों को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी समय बलदेव सहाय ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध में महाअधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रघुवीर नारायण की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर सी। रघुवीर नारायण है ये खड़ी बोली और भोजपुरी के दोनों के क्या है? काव्य रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो ये पिछले वाले कई वीडियो में बताए हैं। ये किससे मिलती है? तो सिक्किम से मिलती है। चलिए, आप लोग को बार बार बोलते हैं, जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जो सिक्किम है ये भारत का क्या है? एक पूर्वोत्तर राज्य है। और ये कितने देशों से इसकी सीमाएं लगती है? तो नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है? तो यहाँ का राजकीय अगर पशु पूछे तो लाल पांडा यहाँ का क्या है? तो राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी जो है ये ब्लड फिजेल है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो अगर सिक्किम की स्थापना आपसे पूछे तो कब हुई थी? तो 16 मई 1975 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है। तो जिसे क्या कहा जाता है? तो गोंडवाना कहा जाता है, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। गोंडवाना क्या है? एक बृहद महाद्वीप है और भारतीय उपमहाद्वीप है। एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का अंश कौन सा नहीं है? तो भुवन की पहाड़ी, ये मेघालय की पठार की अंश नहीं है। अच्छा, मेघालय की जो प्रमुख 3 श्रेणियां कौन कौन से? तो गारो, खासी और जयंतिया। और भुवन की जो पठारी है ये असम जिले के बराक घाटी में कचरा जिले में स्थित है। और यह मणिपुर और मिजोरम के सीमा पर बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित में से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के मध्य है। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार के मध्य है। ढक्कन पास जो है ये लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य है। कोको चैनल है ये कोको द्वीप जो म्यांमार का भाग है एवं उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रीट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही से उपयोग करते हुए चयन कीजिए। अच्छे, जो बेस्ट द्वाब है ये किसके मध्य स्थित है? तो ब्यास और सतलज के मध्य में स्थित है। 1 का 3। अच्छा, बाड़ी द्वाब है किसके बीच स्थित है? तो रावी और ब्यास के मध्य स्थित है।
रचना द्वाब है ये रावी और चिनाब के बीच की स्थित है। और जो चाज द्वाब है ये चिनाब और झेलम के मध्य स्थित है। तो कौन हो जाएगा, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है। तो किस नदी पर स्थित है, तो ये कावेरी नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कावेरी नदी पर शिव समुद्र द्वीप जलप्रपात स्थित है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। शिव समुद्र जो है ये कर्नाटक के चामराज नगर जिले में एक झरना है। और 1905 में एशिया की जो पहली पनबिजली परियोजना थी यहीं पर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। गरजने वाली चालीसा, प्रचंड 50 और चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। तो कौन सी गोलार्ध में चलती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। अच्छा, गरजती जो चालीसा है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण की ओर चलती है। कौन सी, तो गरजती चालीसा 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण की तरफ चलती है। दक्षिण के अक्षांशों के बीच ये चलने वाली एक शक्तिशाली पछुआ पौने हैं। और इसी प्रकार जो प्रचंड जो 50 है ये 50 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलने वाली पछुआ पौने है। और चिखता जो 60 है ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली पछुआ पौने के नाम है। ये चिखता जो 60 है ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली भी ये तीनों क्या है, तो पछुआ पौने हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देश और उनकी राजधानी दिया गया है, तो ओमान का जो राजधानी दिया गया है सम्मान ओमान, ये क्या है, ये गलत है। साइप्रस की राजधानी कहाँ है, तो निकोसिया है, सही है। कंबोडिया की राजधानी नहोम पिनह है, ये भी सही है। और सीरिया की जो राजधानी है ये दमशीक है, ये भी सही है। तो ओमान की राजधानी कहाँ है, तो ओमान की राजधानी है ये मस्कट है। ओमान की राजधानी कहाँ है, तो मस्कट है। अच्छा, ओमान की अगर मुद्रा पूछे तो ओमान की मुद्रा क्या है, तो ओमान की जो मुद्रा है ये रियाल है। अच्छा, साइप्रस जो है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा जो है ये पाउंड है। अच्छा, इराक की राजधानी कहाँ है, तो ईरान की जो राजधानी है ये, इराक की राजधानी बगदाद है और ईरान की राजधानी तेहरान है। अच्छा, ईरान की जो मुद्रा है ये रियाल है और इराक की मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस एक में समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है। तो किसमें नहीं की जा सकती है, तो राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि पर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, समावेशी विकास जो है ये समग्रता के साथ साथ विकास बहुआयामी अवधारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में बेहतर अवसरों की उपलब्धियां परिलक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। तो कीमत बढ़ाने का क्या उद्देश्य है, तो इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके, ऑप्शन नंबर सी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से सरकार जो है गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। और ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जारी खाद्यान्नों पर सरकार क्या करती है, सब्सिडी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष गठन है, तो कौन सा है, तो शीर्ष गठन जो है ये नेफेड है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय जो कृषि सहकारी जो विपणन संघ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, NAFED, नेफेड।
जो एक कृषि विपणन से संबंधित है। और किस अगर इसकी स्थापना पूछे, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना है ये 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। और ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या करते हैं, एक शीर्ष सहकारी संगठन है जिसका प्रमुख कार्य है ये चुनी हुई कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण एवं निर्यात एवं आयात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम है ये चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। बैंकों के पास जमा मांग, इसमें क्या कहा गया, तो इन तरल परिसंपत्तियों को तरलता के घटते क्रम के अनुसार लिखना है। तो घटते क्रम के अनुसार निकला है, तो सबसे अधिक इसमें करेंसी है, फिर बैंकों के पास मांग जमा है, बैंकों के पास बचत जमा है और बैंकों के पास संवर्धित जमा है। तो कौन सा हो जाएगा, 4, 1, 3 और 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रम की प्रस्थाओं का सही क्रम है? तो कौन सा है, तो जैविक अनुक्रम की है जो ये नवीकरणीय है, प्रवास है, स्थापना है, प्रतिक्रिया है और स्थितीकरण है। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो अगर आपसे ये पूछे ये किसके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जैविक अनुक्रम की जो प्रक्रिया का सही अवधारणा है किसके द्वारा दिया गया था? तो ओडम नामक विज्ञानी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ओडम नामक विज्ञानी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जैव विविधता के नाश का कारण है। तो जैव विविधता के नाश का क्या कारण है? जीवों की प्रकृति आवास की कमी सही है, पर्यावरण प्रदूषण ये भी सही है, और वनों का नाश भी सही है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो प्रहरी ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, प्रहरी ऐप है गृह मंत्रालय के द्वारा एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से एसएसबी के जवानों को मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास एवं अवकाश संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो चौथा स्थान था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इस सूची में प्रथम स्थान पे कौन सा था? तो प्रथम स्थान पे अमेरिका है। प्रथम स्थान पे कौन सा? अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ग्लोबल फायर इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल फायर पावर संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है डोस्टलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया, ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, ये किसके किसके बीच की सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और ये किसके किसके बीच की सैन्य समझौता है? तो भारत प्लस उज्बेकिस्तान की सैन्य समझौता है, सैन्य अभ्यास है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी। और अच्छा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है 1964 ईस्वी में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर आपसे पूछे तो ये दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय मानक स्थिति भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वन आवरण की में वृद्धि हुई है? तो कितने किलोमीटर में हुई है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर में हुई है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 32वां जो है ये बिहारी पुरस्कार से ये माधव हड्डा को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। और यह पुरस्कार है उनकी कृति पंचरंग चोल पहर सखीरे के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। पद्म भूषण 2023 से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से कुल 9 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। अच्छा, टोटल अगर पद्म पुरस्कार पूछे कितनों व्यक्तियों को दिया गया है, तो 2023 में जो टोटल पद्म है ये 106 व्यक्तियों को दिया गया है। अच्छा, जिसमें से जो पद्म श्री है 91 व्यक्तियों को दिया गया है, पद्म भूषण है ये 6 व्यक्तियों को दिया है, और पद्म विभूषण जो है ये 6 व्यक्तियों को दिया है, और पद्म भूषण है ये 9 व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये हरिद्वार में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। और इसका आयोजन जो है ये आयोजन का विषय क्या था? तो पशु चिकित्सा और आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। प्रथम महिला प्रीमियर लीग में ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता? तो ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता है? तो मेग लेनिन ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये जो WPL इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? तो WPL 2023 के सभी मैचों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। और 2023 में इसका खिताब किसने जीता था? तो इसका खिताब जो है ये मुंबई इंडियन ने जीता था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। और इसका खिताब भी किसके द्वारा जीता गया था? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था, जो दिल्ली कैपिटल को हरा के जीता था। किसको हरा के जीता था? तो दिल्ली कैपिटल को हरा के जीता था। और ऑरेंज कप जो है इसमें मेग लेनिन को दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो अभय के हैं, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यह जो पुस्तक है बिहार के शिक्षा के प्राचीन परंपराओं पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस है ये प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और यह पहली बार जो है यह दिवस 2019 में मनाया गया, और 2023 में ये 2023 में भी 7 अक्टूबर को मनाया गया। अच्छा, इसका मनाया गया जो 2023 में, इसका विषय क्या था उसको आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। रिलायंस के जियो मार्ट में रिलायंस की जो जियो मार्ट है ये किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये अपना ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, रिलायंस जियो मार्ट के अभिन्न CEO कौन है? इसके CEO कौन है? तो संदीप बिरगति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के याक चुपड़ी को GI टैग मिला है? तो ये किस राज्य के हैं? तो आगरा के हैं, ऑप्शन नंबर ये अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर बी। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाने वाला याक के दूध से तैयार चुरपी को अक्टूबर 2023 में GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो सूर सरोवर जो है पश्चिम बिहार जो है ये आगरा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है? तो गंगा के उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? तो कोसी है, बूढ़ी गंडक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, गंगा के जो है ये दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? तो कर्मनाशा है, सोन है, और
पुनपुन है और फल्गु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करिए जो जल में पूरी तरह से घुलनशील है। तो जल में पूरी तरह से घुलनशील कौन सा है, तो फिटकिरी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त और डल दिखाई देने लगेगा। तो किसमें दिखाई देने लगेगा, तो ये शीतल पेय में, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, शीतल पेय में कार्बनिक एसिड होता है जो लोहे के साथ प्रतिक्रिया करता है, फलस्वरूप लोहे की जो कील है अपनी चमक को खो देता है और सुस्त या डल दिखाई देता है। जबकि सरसों के तेल, नारियल के तेल और मिट्टी के तेल में लोहे की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग मानव निर्मित फाइबर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कहलाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यह क्या है, अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है और यह सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग जो है ये सेल क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इसका हम लोग क्या करते हैं, मूर्तियों के खांचे में भी बनाया जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो अगर कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइट या प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन किसका उदाहरण है, तो पानी में सोडियम गिराना के किसका उदाहरण है, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और यह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप आणविक संरचना में बदलाव तथा एक नया उत्पाद बनता है, जो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात माने स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। तो किसके कारण होता है, तो निकेल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मिश्र धातु में जो निकेल के संयोग से निष्कलन इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन। मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडार होता है, तो मिट्टी के तेल में सोडियम धातु का भंडार होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, पोटेशियम और सोडियम जैसे धातु जो है खुले में रखने पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए इनकी सुरक्षा के लिए और आकस्मिक आग से बचने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबो को रखा जाता है। और फास्फोरस क्या है, अति क्रियाशील अधातु है, जिसे वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है, जलने लगता है, इसलिए फास्फोरस को हम लोग पानी में डुबा कर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो प्रोटॉन की संख्या किसमें समान होती है, तो आइसोटोप में होती है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आइसोटोप या समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिनमें परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इसका उदाहरण पूछे तो कौन सा होता है, तो इसका उदाहरण जो है ये हाइड्रोजन होता है। जो इसमें हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1 और ये द्रव्यमान संख्या 2 होता है और इसमें भी H1 और ये 3 होता है। अच्छा, जिसमें ये द्रव्यमान संख्या 2 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो रदरफोर्ड के जो मॉडल था ये सबसे पहले कौन सा, तो ये जे थॉमस का जो मॉडल था परमाणु मॉडल, ये कब आया था, तो जे थॉमस का मॉडल जो आया था ये 1897 में आया था। ये क्या किए थे, तो जे थॉमस जो थे कैथोड किरणों की विशेषता का अध्ययन किए थे। अच्छा, प्रोटॉन की खोज किए थे। अच्छा, 1911 में जो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल का अध्ययन किया था, परमाणु मॉडल का अध्ययन इन्होंने कब किया था, तो 1911 में किया था। और परमाणु नाभिक की खोज की थी। और 1913 में बोर ने परमाणु की स्थिरता की व्याख्या की थी। ये कब किए थे, तो 1913 में किए थे। तो कौन सा हो जाएगा, 2
1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर गति करते हैं, और यह क्या है? तो एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो हमेशा विसरण प्रकरण की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली संतित कोशिकाओं की संख्या है, तो क्या है? कितनी है? 2 है, ऑप्शन नंबर। तो कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अधिकांश कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती है समसूत्री विभाजन कहलाती है, और इस प्रक्रिया में जो है मात्र कोशिका विभाजन होकर 2 समान संतित कोशिकाओं की बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ओजोन छिद्र का अर्थ है, तो ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो ओजोन की सांद्रता में कमी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, वायुमंडल में ओजोन के द्वारा जो वातावरण में ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन परत में छिद्र हो जाता है, जिसे ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है, और ओजोन की कमी के कारण हानिकारक जो है अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, जो मनुष्य को के क्या करती है? त्वचा और कैंसर की बीमारियां उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ईंधन है? अच्छा, प्राथमिक ईंधन इसमें से कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस है। अच्छा, वो कौन से ईंधन प्राथमिक गैस है? जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राथमिक ईंधन कहलाते हैं। अच्छा, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस क्यों कहा जाता है? तो यह सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, वायुमंडल में ऐसे गैसों के प्रतिशत में वृद्धि जिसके कारण विश्व के औसत तापमान में वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन का स्राव पुरुषों के मूछ और दाढ़ियों के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जो है ये प्राथमिक पुरुष सेक्स हार्मोन है, और यह क्या है? तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड है जो पुरुषों के यौन के दौरान मूछ और दाढ़ी के विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन करता है? तो स्पाइरोगाइरा करता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, स्पाइरोगाइरा है ये थैलाफाइट समूह की प्रजाति है जो विखंडन द्वारा प्रजनन करती है, और स्पाइरोगाइरा का जो शरीर है ये परिपक्व होने पर पानी के प्रवाह के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और ये जो नए टुकड़े हैं ये क्या हो जाते हैं? फिर विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है, तो समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि आभासी बनती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? तो अपवर्तन कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अपवर्तन के माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश या तरंगों की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और यह दो पदार्थों के घनत्व के अंतर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? तो उच्च होता है, ऑप्शन नंबर ए। जो परिपथ में उच्च धारा के प्रवाह को रोकता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। और फ्यूज किसका बना होता है? तो टीन और लेड का बना हुआ मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। त्वरण की इकाई है, त्वरण की इकाई कितना है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो कौन सी आवृत्ति सुनी जा सकती है? तो ये 10 के पावर 4 हर्ट्ज की आवृत्ति सुनी जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मनुष्य के द्वारा मनुष्य जो है ये कितने आवृत्ति तक के ध्वनि को सुन सकता है? तो मनुष्य जो है ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो
हर्ट्ज तक की आवृत्ति को क्या कर सकता है, तो सुन सकता है। अच्छा, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को हम लोग इंफ्रासोनिक तथा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले को हम लोग अल्ट्रासोनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो इसमें से पृथ्वी का जो भार होगा वो क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब गुरुत्वाकर्षण बल ही 0 हो जाएगा तो इसमें भार क्या हो जाएगा, जो हम लोग भार निकालते हैं मास इंटू ग्रेविटी निकालते हैं, तो जब भार ही हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग मास जो निकालते हैं क्या निकालते हैं, तो मास इंटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी जब शून्य हो जाएगा तो ये वेट क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। पादप कोशिकाओं को कोशिका भीति मुख्य रूप से बनी होती है, तो पादप कोशिकाओं की जो है कोशिका भीति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 2 बार बढ़ने वाली दांतों की संख्या 20 होती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज के हमारे जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है, तो भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। जो जाइलम नामक एंजाइम का स्रावन करती है मुख में, जो लार ग्रंथियां जो होती है ये इमाइलेज नामक एंजाइम का स्रावन करती है, और जो भोजन में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेटों को सरल रूपों में परिवर्तित कर देता है। तो चलिए 75 क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आप जो RRBLP के लिए किस बुक से आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।